तकरीबन 35 वर्ष की सेवाओं के बाद हाल ही में आईएनएस सिंधु ध्वज भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हो गया। इसकी सेवानिवृत्ति के बाद से ही कई जानकारों द्वारा भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों की संख्या में लगातार हो रही कमी को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। ऐसे में इस वीडियो में इस विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझ लेना जरूरी हो जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत में नौसेना की क्षमता कितनी है, पनडुब्बियों की कितनी क्षमता मौजूद है और साथ ही भारत सरकार द्वारा इस क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा हम अन्य देशों के साथ भारत की तुलना करने की भी कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद आईएनएस सिंधु ध्वज और किलो क्लास पनडुब्बी का एक संक्षिप्त परिचय जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही भारत में पनडुब्बियों की जरूरत क्यों है, भारत के लिए पनडुब्बियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इस विषय पर भी बात करेंगे और भारत की पनडुब्बी क्षमता को भी समझने की कोशिश करेंगे, यानी वर्तमान समय में भारत के पास कितनी पनडुब्बियां मौजूद हैं उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस संबंध में क्या चुनौतियां मौजूद हैं, क्या चैलेंजेस मौजूद हैं और भारत सरकार द्वारा इसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों पर भी बात करेंगे। अंत में अन्य देशों के साथ, खासतौर पर पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की तुलना करेंगे और फिर आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर हल करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है। आप इसे आंतरिक सुरक्षा, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और सरकारी नीति एवं हस्तक्षेप जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की न्यूज देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है द स्टेट ऑफ इंडिया सबमरीन फ्लीट आफ्टर डीकमीशनिंग ऑफ आईएनएस सिंधु ध्वज, यानी आईएनएस सिंधु ध्वज की डीकमीशनिंग यानी सेवानिवृत्ति के बाद भारत में पनडुब्बी के बेड़े की क्या स्थिति है, पनडुब्बियां कितनी मौजूद हैं, कितनी नहीं है, इसको लेकर इस आर्टिकल में बात की गई है, इस न्यूज में बात की गई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आईएनएस सिंधु ध्वज और किलो क्लास पनडुब्बी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो आईएनएस सिंधु ध्वज को तकरीबन 35 साल पहले भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में शामिल किया गया था और ये किलो क्लास पनडुब्बी थी। दरअसल आज़ादी के बाद जब भारत सरकार को ये महसूस हुआ कि अब भारत को पनडुब्बियों की ज़रूरत है, तो इस ज़रूरत को महसूस करते हुए साल 1987 में भारत सरकार ने सोवियत संघ के साथ एक अधिग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस अधिग्रहण समझौते के तहत भारतीय नौसेना द्वारा 10 किलो क्लास डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां खरीदी गई थी और जो आईएनएस सिंधु ध्वज है ये इन्हीं 10 पनडुब्बियों में से एक थी। किलो क्लास पनडुब्बियों की बात करें तो ये वो पनडुब्बियां हैं जिन्हें रूस द्वारा, यूएसएसआर द्वारा डिजाइन किया गया था और इनकी जो आयु होती है, इनकी जो कार्यकाल होता है वो तकरीबन 30 वर्ष का होता है। हालांकि मरम्मत के बाद, कुछ काम के बाद इनके कार्यकाल को 10 वर्ष के लिए और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ये तो हुई आईएनएस सिंधु ध्वज की बात। अब आगे बढ़ते हैं और भारत को पनडुब्बियों की जरूरत क्यों है उस जरूरत को समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत के पास मौजूदा समय में एक लंबी तटरेखा मौजूद है, एक लंबी कोस्टलाइन मौजूद है। भारत की तटरेखा मौजूदा समय में तकरीबन 7516 किलोमीटर के आसपास है। पूर्व में भारत बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, दक्षिण में हिंद महासागर के साथ और पश्चिम में अरब सागर के साथ। तो भारत तीन ओर से पानी से घुरा हुआ है और ये लंबी तटरेखा भारत को न केवल संसाधनों के मामले में, जलीय संसाधनों के मामले में समृद्ध बनाती है, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से लंबी तटरेखा एक चुनौती भी उत्पन्न करती है। इस लंबी तटरेखा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना को दी गई है, इंडियन नेवी को दी गई है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंडियन नेवी मुख्य तौर पर पनडुब्बियों पर, सबमरीन्स पर निर्भर करती है। क्यों निर्भर करती है? क्योंकि पनडुब्बियां पानी के नीचे लंबे समय तक रह सकती हैं। इसकी वजह से इन्हें ट्रैक करना और इन्हें देखना काफी मुश्किल होता है और पानी के नीचे रहकर ही ये अपने दुश्मन देश के जहाज पर हमला कर सकती हैं। इसीलिए इन्हें काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और भारत की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो बात करते हैं कि भारत के पास कितनी पनडुब्बियां मौजूद हैं, कितनी सबमरीन्स मौजूद हैं। तो हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारतीय नौसेना में अब कुल 16 पनडुब्बियां मौजूद हैं, जिसमें से एक परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है और तकरीबन 15 पारंपरिक यानी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। इन 15 की बात करें तो इसमें से 7 किलो क्लास की पनडुब्बियां हैं जिन्हें साल 1987 में सोवियत संघ से लाया गया था। हमने पहले ही बात की कि सोवियत संघ से भारत सरकार ने 10 पनडुब्बियां खरीदी थी। समय के साथ इसमें से 3 पनडुब्बियां सेवानिवृत्त हो गई, उन्हें डीकमीशन कर दिया गया और मौजूदा समय में इनमें से 7 पनडुब्बियां अभी भी काम कर रही हैं। इसके अलावा 4 पनडुब्बियां शिशुमार श्रेणी की हैं जिन्हें जर्मनी और भारत द्वारा एक साथ मिलकर बनाया गया है।
इसमें INS शिशुमार, INS शंकुश, INS शाल्की और INS शंकुल शामिल हैं। इसके अलावा भारत के पास तकरीबन 4 स्कॉर्पियन या कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां भी मौजूद हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा फ्रांस के साथ मिलकर बनाया गया है। इसमें INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला शामिल हैं। इसके अलावा P75 प्रोजेक्ट के तहत भारत को जल्द ही साल 2023 तक 2 और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां मिलने वाली हैं। इसके अलावा परमाणु संचालित पनडुब्बियों की बात करें तो मौजूदा समय में भारत के पास एक अरिहंत श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है, जो कि परमाणु संचालित है। इसके अलावा भारत में INS अरिघाट नामक एक और पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है, जो कि अपने प्रोडक्शन फेज में है, उत्पादन चरण में है, और ये भी मुख्य तौर पर एक परमाणु संचालित पनडुब्बी है। तो ये तो बात हुई कि भारत के पास कितनी पनडुब्बियां मौजूद हैं, कितनी सबमरीन्स मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, इस संबंध में क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने, भारतीय नौसेना के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस पर बात कर लेते हैं। तो हमने पहले ही देखा कि भारत के पास जो पनडुब्बियां मौजूद हैं, उनमें से अधिकांश पनडुब्बियां काफी पुरानी हैं। भारत के पास 7 किलो क्लास पनडुब्बियां मौजूद हैं, जिन्हें हम रूस से लेकर आए थे तकरीबन 35 वर्ष पहले, और इन पनडुब्बियों की आयु ही लगभग 30 वर्ष की होती है। ऐसे में अधिकांश पनडुब्बियां अपनी आयु से भी ज्यादा काम कर चुकी हैं, और इनमें से अधिकांश पनडुब्बियां जल्द ही आगे आने वाले कुछ सालों में रिटायर हो जाएंगी, डीकमीशन कर दी जाएंगी। ऐसे में भारत के समक्ष पनडुब्बियों को लेकर, सबमरीन्स को लेकर एक भारी चुनौती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भारत में जो अधिग्रहण प्रक्रिया है, जो एक्विजिशन प्रोसेस है, वो भी काफी धीमा माना जाता है, काफी स्लो है। भारत में नए हथियारों, नए उपकरणों को खरीदने के लिए कई वर्षों का इंतजार करना पड़ता है, जिसके कारण सैन्य क्षमता पर प्रभाव देखने को मिलता है, भारत की सेना पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये तो कुछ चुनौतियां हैं। इसके अलावा कई जानकार अक्सर ये भी आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार द्वारा नौसेना पर कम ध्यान दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा सेना के लिए जो भी बजट निर्धारित किया जाता है, उसमें से अधिकांश बजट थल सेना को जाता है, जिसके बाद वायुसेना की बारी आती है, और वायुसेना के बाद अंत में नौसेना की बारी आती है। और इसकी वजह से नौसेना की जो क्षमता है, वो क्षमता काफी ज्यादा प्रभावित होती है। ये तो कुछ चुनौतियां हुई कि इस संबंध में नौसेना के पास नौसेना के समक्ष क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं, गवर्नमेंट द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों की बात कर लेते हैं। तो साल 1999 में भारत सरकार में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का नाम था 30 वर्षीय योजना। ये योजना साल 2000 से साल 2030 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत विदेशी निर्माताओं के साथ मिलकर 2 प्रोजेक्ट्स की परिकल्पना की गई है, 2 प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। इस पूरी योजना के तहत 2 प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? इसमें प्रोजेक्ट है P75 और P75I। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के तहत तकरीबन 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, 6 सबमरीन्स बनाई जाएंगी। जो P75 प्रोजेक्ट है, इसके तहत 4 कलवरी क्लास की स्कॉर्पियन श्रेणियों की डिलीवरी हो चुकी है, 4 पनडुब्बियों का निर्माण पूरा हो चुका है, और 2 पनडुब्बियां जल्द ही बना ली जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत मुख्य तौर पर फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा P75I की बात करें तो P75I का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। हालांकि साल 2021 में, जुलाई 2021 में भारत सरकार ने संबंध में प्रस्ताव निवेदन जरूर जारी किया था, लेकिन इसके काम को अभी तक उतनी ज्यादा प्रगति नहीं मिल सकी है। तो ये तो हुई कि संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और भारत की अन्य देशों के साथ तुलना कर लेते हैं, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के साथ। तो बीते दिनों अमेरिका के रक्षा विभाग ने अपना एक अनुमान जारी किया था, एक रिपोर्ट जारी की थी, और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन के पास मौजूदा समय में 6 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां, 6 परमाणु संचालित अटैक पनडुब्बियां और तकरीबन 46 डीजल संचालित हमला अटैक पनडुब्बियां मौजूद हैं, कन्वेंशनल पनडुब्बियां मौजूद हैं। तो इस तरह से मौजूदा समय में चीन का जो पनडुब्बियों का बेड़ा है, वो काफी व्यापक है। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास मौजूदा समय में 3 अगोस्टा 90B एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन पनडुब्बियां और 2 डीजल इलेक्ट्रिक अगोस्टा 70 क्लास पनडुब्बियां मौजूद हैं। इसके अलावा ये जो दोनों पनडुब्बियां हैं, दोनों श्रेणियों की पनडुब्बियां हैं, ये मुख्य तौर पर फ्रांसीसी मूल की हैं, फ्रांस द्वारा बनाई गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास इटली की भी 3 पनडुब्बियां मौजूद हैं। साथ ही बीते दिनों पाकिस्तान ने चीन के साथ तकरीबन 8 पनडुब्बियों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत पहली पनडुब्बी साल 2023 तक पाकिस्तान को मिल जाएगी, और अंतिम पनडुब्बी इस पूरे समझौते के तहत साल 2028 तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी। तो ये तो हुई कि अन्य देशों के साथ भारत की तुलना। जाहिर तौर पर निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस पूरे विश्लेषण से हमें पता चलता है कि नौसेना के मामले में चीन भारत से काफी आगे है। चीन के पास काफी
ज्यादा पनडुब्बियां मौजूद हैं। ऐसे में हिंद महासागर क्षेत्र और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी क्षमता को और ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। भारत को अपनी क्षमता में और ज्यादा विकास करने की जरूरत है। इस क्षमता के विकास के लिए भारत अपनी अधिग्रहण प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। अधिग्रहण प्रक्रिया में जो देरी का मुद्दा है, पेंडेंसी का जो विषय है, उसको और ज्यादा गंभीरता से लिया जा सकता है। इसके अलावा भारत क्वाड देशों से भी मदद ले सकता है। क्वाड देशों में कौन कौन शामिल हैं? क्वाड देशों में अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारत इन देशों की जो एक्सपर्टीज है नौसेना के मामले में, उनको साझा कर सकता है अपने साथ, उनसे कुछ सीख सकता है। इसके अलावा भारत को अपनी निर्णय प्रक्रिया को भी तेज करना चाहिए। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, किसी विषय को लेकर जो डिसीजन लिए जाते हैं, किसी उपकरण को खरीदने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं, उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को और ज्यादा तेज किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा भारत में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया जाना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन पर भी जोर दिया जाना चाहिए। भारत में सशस्त्र बलों के लिए जो उपकरणों की जरूरत है, उन उपकरणों को लेकर शोध किया जाना चाहिए। इसके अलावा दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, जो नौसैनिक शक्तियां हैं, जो थल सैनिक शक्तियां हैं, उनके पास जो हथियार मौजूद हैं, जो आधुनिक उपकरण मौजूद हैं, भारत सरकार उन देशों के साथ समझौता करके भारत में उस तकनीक को लेकर आ सकती है। ये तो हुई निष्कर्ष की बात, आगे की राह की बात। अब अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की क्षमता निर्माण के समक्ष मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करते हुए संबंधित उपायों पर चर्चा कीजिए। यानी आपको इसमें यह बताना है कि मौजूदा समय में भारतीय नौसेना की क्षमता निर्माण को लेकर, भारतीय नौसेना के समक्ष क्षमता निर्माण को लेकर क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं और उन चुनौतियों से किस तरह से निपटा जा सकता है। आपको इसके लिए उपाय भी सुझाने हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ मिलकर बनाई जा रही हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे।